आज के इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय एक ऐसा गणितीय शब्द है जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब है औसत या एवरेजेस। बिल्कुल। और आज के हमारे स्रोत सामग्री में द फ्लिंट वाटर क्राइसिस की एक बहुत ही विस्तृत केस स्टडी शामिल है। इसके साथ ही व्यक्तिगत वित्त और निवेश से जुड़े कुछ अहम शोध पत्र भी हैं। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इस बात की गहराई में जाना है कि कैसे केवल इन औसत आंकड़ों पर निर्भर रहने से असल जिंदगी में कितने भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं, चाहे वो हमारी सेहत का मामला हो या फिर जीवन भर की गाड़ी कमाई का। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अप्रैल 2014 में। अमेरिका के मिशिगन राज्य का एक शहर है फ्लिंट शहर। स्रोत सामग्री लियान नाम की एक महिला की कहानी से शुरू होती है जो वहां अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। सही कहा। एक सुबह अचानक से उनके घर के नलों से अजीब सा लाल रंग का पानी आने लगा। और देखो, ये सब पानी के रंग बदलने तक सीमित नहीं था। घर में बहुत ही अजीब और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगी थीं। मतलब परिवार के सदस्यों के बाल झड़ने लगे थे, है ना? एग्जैक्टली। एक बच्चे के शरीर पर बहुत गंभीर चकत्ते या रैशेस पड़ने लगे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि एक बच्चे का शारीरिक विकास ही अचानक रुक गया, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। बिल्कुल। इस तरह के लक्षण स्पष्ट रूप से किसी भारी धातु या टॉक्सिन के संपर्क में आने का संकेत देते हैं। अब ये समझने के लिए कि एक पूरे शहर के पानी में ऐसा टॉक्सिन पहुंचा कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखना होगा। हाँ, फ्लिंट शहर पहले अपना पानी पास के ही एक बड़े शहर डिट्रॉइट से खरीदता था। सही। और डिट्रॉइट का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो बहुत ही उच्च मानकों का पालन करता था। लेकिन फ्लिंट शहर के अधिकारियों को लगा कि ये सौदा महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए बजट में कटौती करने की सोची। हाँ, पैसे बचाने की नीयत से उन्होंने एक नए सप्लायर तक अपनी खुद की पाइपलाइन बिछाने का फैसला किया। लेकिन नई पाइपलाइन बिछाना तो एक लंबा काम है, और यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। जब डिट्रॉइट प्रशासन को ये बात पता चली तो उन्होंने एक नोटिस पीरियड देकर फ्लिंट शहर की पानी की सप्लाई ही काट दी। और अब फ्लिंट शहर फंस गया। नई पाइपलाइन तैयार नहीं थी और पुरानी सप्लाई बंद हो चुकी थी। तो मजबूरी में एक अस्थायी समाधान के तौर पर अधिकारियों ने पास ही बहने वाली फ्लिंट नदी से पानी खींचना शुरू कर दिया, जो कि 1960 से पहले शहर इस्तेमाल करता था। तो सतह पर तो ये एक तार्किक कदम लग रहा था कि चलो पुरानी नदी का पानी फिर से ले लेते हैं। लेकिन नदी के पानी की जो केमिस्ट्री थी वो डिट्रॉइट के पानी से बहुत अलग थी। फ्लिंट नदी के पानी में बैक्टीरिया का स्तर बहुत अधिक था। बिल्कुल, जिसके कारण पूरे शहर में ई कोलाई जैसे संक्रमण फैलने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। और जब बैक्टीरिया का संक्रमण फैला तो अधिकारियों ने क्या किया? उन्होंने वही किया जो दुनिया भर में आमतौर पर किया जाता है। उन्होंने बैक्टीरिया मारने के लिए पानी में ढेर सारा क्लोरीन मिला दिया। सतही तौर पर देखा जाए तो ये सही कदम लगता है, लेकिन यहीं पर वाटर केमिस्ट्री का एक बहुत ही जटिल पहलू सामने आता है। देखो, डिट्रॉइट से जो पानी आता था ना, उसमें ऑर्थोफॉस्फेट्स मिलाए जाते थे। मैं पढ़ रही थी इसके बारे में। ये ऑर्थोफॉस्फेट्स पाइपों के अंदर एक पैसिवेटिंग स्केल यानी एक सुरक्षात्मक परत बना देते हैं। एग्जैक्टली। और फ्लिंट शहर का जो बुनियादी ढांचा था उसमें हजारों पुराने पाइप्स लेड यानी शीशे के बने हुए थे। वो परत उस खतरनाक लेड को पानी में घुलने से रोकती थी। और यही बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। फ्लिंट नदी के पानी में सिर्फ ऑर्थोफॉस्फेट्स की कमी ही नहीं थी, बल्कि उसमें क्लोराइड्स बहुत ज्यादा थे। हाँ। और जब ऊपर से इतना सारा क्लोरीन मिलाया गया तो पानी बहुत ज्यादा संक्षारक या करोसिव हो गया। और इस कोरोसिव पानी ने क्या किया, उसने पाइपों के अंदर मौजूद उस पूरी सुरक्षात्मक परत को कुछ ही हफ्तों में साफ कर दिया। मतलब जो लियन के घर के नलों से लाल रंग का पानी आ रहा था वो असल में वही सुरक्षात्मक परत थी जो टूटकर पानी में बह रही थी। सही पकड़ा आपने। और एक बार जब वो परत हट गई तो उसके पीछे छिपा हुआ लेड सीधे पानी के संपर्क में आ गया। तो लियन के परिवार की सारी बीमारियों का असली कारण यही लेड पॉइजनिंग थी। बिल्कुल। और इस पूरी घटना का सबसे क्रिटिकल हिस्सा वो है जो इसके बाद हुआ। जब पूरे शहर से शिकायतें आने लगीं तो शहर के अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी ईपीए के नियमों के तहत पानी की टेस्टिंग करनी पड़ी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सब ठीक है। उन्होंने दावा किया कि पानी में लेड की मात्रा सुरक्षित सीमा के भीतर है। लोगों को रिलैक्स करने को कहा गया। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं और परेशान नागरिकों ने खुद किट खरीदे
उन्होंने पानी के सैंपल्स वर्जीनिया टेक जैसी यूनिवर्सिटी की लैब में भेजे। और उन रिपोर्टों के नतीजे सच में डरावने थे। पानी में लेड खतरनाक स्तर से कई गुना ज्यादा था। अब सवाल यह है कि एक ही शहर का पानी सरकारी लैब में सुरक्षित और स्वतंत्र लैब में जहरीला कैसे हो सकता है? ये कोई जादू नहीं था, ये डेटा के साथ किया गया एक बहुत बड़ा गणितीय धोखा था। और यहीं पर हमारा आज का मुख्य विषय औसत या एवरेजिंग सामने आता है। मैं चाहूंगी कि आप इसे थोड़ा गहराई से समझाएं। ऐसा कैसे हुआ? देखो, फ्लिंट शहर के सारे पाइप एक जैसे नहीं थे। कुछ इलाकों में पुराने लेड के पाइप थे और कुछ नए इलाकों में तांबे या प्लास्टिक के पाइप लगे थे। ईपीए के नियमों के अनुसार अधिकारियों को उन घरों से सैंपल लेने चाहिए थे जहां जोखिम सबसे ज्यादा हो, यानी पुराने घर। लेकिन उन्होंने पूरे शहर से रैंडम तरीके से सैंपल लिए। और यहीं पर वो औसत वाला खेल हुआ। जिन घरों में नए तांबे या प्लास्टिक के पाइप थे, वहां लेड 0 आया और पुराने घरों में लेड बहुत ज्यादा था। एग्जैक्टली। जब अधिकारियों ने इन बहुत सारे जीरो वाले आंकड़ों को अत्यधिक उच्च आंकड़ों के साथ मिलाया और उसका औसत निकाला, तो नतीजा एक बहुत ही छोटी संख्या आई, जो कि कानूनी रूप से सुरक्षित सीमा के भीतर थी। हाँ, उन्होंने टेस्टिंग के तरीके में भी हेरफेर की थी। वो प्री फ्लशिंग वाला तरीका। बिल्कुल। उन्होंने लोगों से सैंपल लेने से पहले पानी को कुछ मिनटों तक खुला छोड़ने को कहा। इससे पाइपों में जमा हुआ लेड पहले ही बह जाता है और सैंपल में लेड कम आता है। तो इस सुरक्षित औसत के पीछे की सच्चाई ये थी कि कुछ घरों में पानी पीना सीधे जहर पीने के बराबर था। औसत निकालने की इस एक गलती ने पूरे शहर की जान खतरे में डाल दी। सही बात है। औसत हमेशा चरम सीमाओं को छिपा लेता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह प्रसिद्ध लेखक और जोखिम विश्लेषक एन तालिब के एक बहुत ही मशहूर कथन से मेल खाता है। हाँ, उनका वो कोट, कभी भी उस नदी को पार ना करें जिसकी गहराई औसतन 4 फुट हो। ये सिद्धांत इस पूरे फ्लिंट संकट का सार है। ये बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 5 इंच है और उसे एक नदी पार करनी है। उसे बताया जाता है कि नदी की औसत गहराई 4 फुट है। तो गणित के हिसाब से 5 फुट 5 इंच के इंसान को 4 फुट के पानी में सुरक्षित महसूस होना चाहिए। लेकिन वो 4 फुट तो महज एक औसत है ना। असलियत में हो सकता है नदी की शुरुआत में पानी सिर्फ 1 फुट गहरा हो, बीच में शायद 2 फुट हो, और अचानक से नदी में एक गहरी खाई हो जो 7 फुट गहरी हो। जब आप 1 फुट 2 फुट और 7 फुट का औसत निकालेंगे तो वो 4 फुट के आसपास ही आएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति पार करेगा तो वो उस 7 फुट वाली जगह पर डूब जाएगा। एग्जैक्टली। औसत गहराई ने उस अधिकतम गहराई को पूरी तरह से छिपा लिया था, जो उसकी जान लेने के लिए काफी थी। तो मुख्य सीख ये है कि जीवन मरण या भारी आर्थिक नुकसान जैसी नाजुक स्थितियों में हमें कभी भी औसत जोखिम नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमेशा अधिकतम जोखिम या मैक्सिमम रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। फ्लिंट में वो पुराने घरों का पानी 7 फुट गहरी खाई था, न कि पूरे शहर का 4 फुट वाला सुरक्षित औसत। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? ये जानकारी हमारी आम जिंदगी और व्यक्तिगत वित्त या पर्सनल फाइनेंस में कैसे काम आ सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि रोजाना लोग सिर्फ औसत के आधार पर अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महंगाई दर या इन्फ्लेशन। हाँ, हम भारत में अक्सर ये मानकर चलते हैं कि महंगाई की दर औसतन 5 से 6% रहेगी। लोग जब अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो वे एक्सेल शीट में खर्चों को हर साल 6% की एक सीधी रेखा में बढ़ता हुआ दिखाते हैं। कागज पर यह बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है जैसे खर्चे बस धीरे धीरे एक स्थिर गति से बढ़ रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था ऐसे काम नहीं करती। अगर हम इतिहास देखें तो भले ही पिछले 30-40 सालों का औसत 6% हो, कई ऐसे वर्ष रहे हैं जब महंगाई 12% तक गई है। शुरुआती सालों में ही साफ हो जाएगा। बिल्कुल। उनका पूरा फाइनेंशियल प्लान जो सुरक्षित 6% के औसत पर टिका था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक सामान्य महंगाई ही नहीं, हमें विशिष्ट क्षेत्रों की महंगाई को भी देखना चाहिए, जिसे सेक्टर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ते हैं और सोचते हैं कि 6% की दर से महंगाई बढ़ेगी, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में असली महंगाई ऐतिहासिक रूप से 12 से 15% के बीच रही है। तो अगर कोई 15 साल बाद के लिए योजना बना रहा है तो जमा की गई रकम असल खर्च के आधे हिस्से को भी कवर नहीं कर पाएगी। ये भी उसी 4 फुट गहरी नदी में उतरने जैसा है, जहां शिक्षा की 15% की महंगाई वो 7 फुट गहरी खाई है जो आपका सारा पैसा डुबो देगी।
और निवेश या इन्वेस्टमेंट्स में भी तो यही होता है। शेयर बाजार या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ब्रोशर में हमेशा लिखा होता है पिछले 10 वर्षों में 12% का औसत रिटर्न। ये सबसे बड़ा धोखा है। ज्यादातर लोग इसे पढ़कर मान लेते हैं कि उन्हें हर साल 12% का फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, किसी एफडी की तरह। लेकिन शेयर बाजार कभी भी हर साल स्थिर 12% नहीं देता। बिल्कुल नहीं। अस्थिरता या वोलेटिलिटी इसका मूल स्वभाव है। किसी साल बाजार 30% ऊपर जा सकता है और अगले ही साल 20% नीचे गिर सकता है। और गणित के नजरिए से ये जो गिरावट है ये बहुत ही खतरनाक है। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 50% की गिरावट आती है, तो उसे वापस उसी जगह पर पहुंचने के लिए 50% नहीं 100% रिटर्न की जरूरत होगी। हाँ, अगर 100 रुपए गिरकर 50 रुपए हो गए तो उन 50 को वापस 100 बनाने के लिए दुगना मुनाफा चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांख्यिकी तथ्य है, अंकगणितीय औसत यानी अरिथमेटिक मीन और वास्तविक कंपाउंडेड रिटर्न यानी CAGR के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? जरूर। अगर आपने कहीं पैसा लगाया और पहले साल वो 50% गिर गया, ठीक है, और दूसरे साल वो 50% बढ़ गया, तो गणित के हिसाब से औसत रिटर्न क्या हुआ? -50 और +50 का औसत 0 हुआ। तो कागज पर तो लगेगा कि ना फायदा हुआ ना नुकसान। लेकिन असलियत में क्या हुआ? 100 रुपए पहले साल गिरकर 50 हो गए, हाँ, और दूसरे साल उस 50 पर 50% का मुनाफा मिला, मतलब 25 रुपए और जुड़े, तो कुल हुए 75 रुपए। ओह, तो आप असल में अभी भी 25% के नुकसान में हैं। बिल्कुल, भले ही औसत रिटर्न 0 दिखा रहा हो। जो लोग इन उतार चढ़ाव वाले नकारात्मक सालों के लिए तैयार नहीं होते, वो घबरा कर अपना पैसा निकाल लेते हैं और कभी उस 12% के औसत तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि औसत आंकड़े बहुत ही सफाई से जोखिम और उन चरम स्थितियों को छिपा लेते हैं जहां असली खतरा होता है। और सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा इन्हीं चरम स्थितियों से होता है। चाहे वो फ्लिंट शहर के पानी में घुला हुआ अदृश्य लेड हो या फिर पर्सनल फाइनेंस में अचानक 12% तक पहुंच जाने वाली महंगाई। जब भी कोई आपको एक सिंगल औसत नंबर बताए तो हमेशा पूछें कि उस डेटा में उतार चढ़ाव कितना है। बिना पूरे संदर्भ के औसत सिर्फ एक अधूरा सच है। और कई बार ये एक बहुत ही खतरनाक झूठ बन जाता है। इस पूरी चर्चा से अंत में एक अहम और गहरा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे और कितने औसत आंकड़ों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। जैसे बड़ी कंपनियों में दी जाने वाली औसत परफॉर्मेंस रेटिंग। क्या वो रेटिंग किसी कर्मचारी की असली प्रतिभा को सामने ला पाती है? शायद नहीं। या फिर हमारे स्मार्टफोन्स जो हर दिन औसत स्क्रीन टाइम दिखाते हैं। पूरे हफ्ते का औसत भले ही कम दिखे, लेकिन क्या ये उन रातों को नहीं छिपा रहा जब हम लगातार घंटों स्क्रीन से चिपके रहते हैं, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और सबसे बड़े स्तर पर देखें तो जलवायु परिवर्तन का औसत वैश्विक तापमान, कहा जाता है कि दुनिया का तापमान औसतन 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। सुनने में तो 1.5 डिग्री बहुत मामूली लगता है, लेकिन क्या ये मामूली सा औसत दुनिया के उन हिस्सों की सच्चाई नहीं छिपा रहा जहां गर्मियां अब सच में जानलेवा हो चुकी हैं और नदियां सूख रही हैं? बिल्कुल छिपा रहा है। अगर औसत हमेशा खतरे की असली गहराई को छिपा लेता है तो हमें खुद से ये पूछना होगा, ऐसी और कौन सी 7 फुट गहरी अदृश्य खाइयां हैं जिनमें हम बिना जाने हर दिन कदम रख रहे हैं।